हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से मिस्ट्रियों से भरी पड़ी है और इसमें से बहुत से को रहस्यों को सुलझा भी लिया जाता है, पर बहुत से ऐसे भी बच जाते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य बन जाते हैं। अपने पॉपकॉर्न्स ले लीजिए और अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी अमेरिका के एक ऐसे चोर के बारे में है जो पूरी दुनिया के लिए आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच कंपनियों ने इस चोर को पकड़ने के लिए अपने 50 साल से ज्यादा समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन का अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल का एक टिकट खरीदता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं हुआ करते थे, इसलिए डैन कूपर अपना बैग को आसानी से प्लेन में ले जाने में सफल हो जाता है और अंदर जाकर अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। 2:50 पे प्लेन पोर्टलैंड से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने की कुछ ही देर बाद डैन कूपर अपने लिए एक बर्बन ड्रिंक और एक सोडा ऑर्डर करता है। उनकी फ्लाइट का समय मात्र 30 मिनट का ही था, इसलिए अपना ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कूपर अपने प्लेन में लग जाता है। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस शेफर नाम के एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो अपनी पर्ची को अपने पर्स में रख लेती है, लेकिन ये देखकर कूपर उसे फिर झुककर पर्ची पढ़ने के लिए इशारा करता है। जैसे ही वो फ्लाइट अटेंडेंट उस पर्ची को पढ़ती है, वह बुरी तरीके से घबरा जाती है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि उसके बैग में बॉम्ब है। फिर कूपर उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। इसके बाद अटेंडेंट घबरा कर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बॉम्ब दिखाने के लिए कहती है। कूपर अपने बैग को थोड़ा सा खोलकर उसे बॉम्ब दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख कैश और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह पूरे प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। और अगर उसकी सारी बातें मान ली जाती है तो सारे पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ देगा। शेफर डैन की सभी मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलटों के पास पहुंचती है। उसके बाद कैप्टन विलियम कूपर की सभी मांगों को लेकर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाते हैं और सारी घटना की जानकारी देते हैं कि डैन कूपर नाम का एक आदमी, उसने हमारी फ्लाइट बोइंग 727 को हाईजैक कर लिया है और उसके पास एक बॉम्ब है और उसकी ये मांगे हैं, और अगर उसकी ये मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। इधर कूपर एयर होस्टेस टीना से कहता है कि जब तक उसकी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती प्लेन सिएटल में लैंड नहीं होना चाहिए, और ये मांग भी करता है कि उसे जो $2 लाख देने हैं वह $20 की शक्ल में होने चाहिए। सारे पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए कूपर की शर्तें मान ली जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि अमेरिकन एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान प्लेन बोइंग 727 के ऊपर और नीचे की ओर उड़ेंगे और उसका पीछा करेंगे। इधर प्लेन सिएटल पहुंच जाती है, पर जैसा कि कूपर ने कहा था कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती प्लेन लैंड नहीं करेगा, और ऐसा ही होता है। और पैसेंजर्स में पैनिक ना फैले इसलिए अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन में थोड़ी सी मैकेनिकल मिस्टेक के कारण प्लेन को लैंड होने में समय लगेगा, और उसके बाद अगले 2 घंटे तक सिएटल एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन चक्कर लगाता रहता है। इस दौरान टीना मक्लोज, जो कि कूपर के साथ बैठी हुई थी, उसने कूपर से पूछा कि तुमने हाईजैकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन को ही क्यों चुना, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तब कूपर बोला कि मुझे सिर्फ बदला लेना था, पर इस एयरलाइन से नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक है कि मैं इस एयरलाइन में बैठा। इधर FBI द्वारा $2 लाख के बैग को 20-20 के नोटों से भर दिया जाता है और पास ही एक डाइविंग स्कूल से पैराशूट का भी इंतजाम कर लिया जाता है। इन नोटों के सीरियल नंबर को पहले से ही नोट कर लिया जाता है, क्योंकि अगर बाद में जहां भी डैन कूपर इन नोटों को इस्तेमाल करे उसे पकड़ा जा सके। एयर होस्टेस लॉरेंस शेफर जब वापस प्लेन में जाती है तो वो देखती है कि कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा है। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, और इसी वजह से प्लेन के यात्रियों को यह भनक भी नहीं लगी थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। वह कूपर को बताती है कि तुम्हारी मांगे पूरी हो चुकी है। फिर कूपर प्लेन को लैंड होने के लिए कहता है। उसकी सारी शर्त पूरी हो जाने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक प्लेन में से 35 लोगों को उतार देता है। वह प्लेन में सिर्फ 4 लोगों को रुकने के लिए कहता है, जिसमें से एक पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट, को पायलट बिल रेटाजोग, एक फ्लाइट इंजीनियर हार्लोड एंडरसन और एक फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैक्लो थी। इधर कूपर अपनी एक और मांग रखता है और कहता है कि इस प्लेन को रिफ्यूल किया जाए। उसकी यह मांग भी पूरी हो जाती है। उसके बाद कूपर प्लेन को मेक्सिको ले जाने के लिए कहता है, पर उसे बतलाया जाता है कि यह प्लेन मेक्सिको नहीं जा सकता। मेक्सिको ले जाने के लिए
हमें बीच में एक बार और उतरकर इसे रिफ्यूल करना पड़ेगा। उसके बाद कूपर को सिएटल से मेक्सिको के बीच 2 ऐसे एयरपोर्ट बताए जाते हैं जहां वह उतरकर प्लेन को रिफ्यूल कर सकते हैं। पहला फोनिक्स से एरिजोना और सेकेंड रिनो नेवाडा। काफी सोचने के बाद वह प्लेन को रिनो नेवाडा की ओर ले जाने के लिए कहता है। वह अपनी दूसरी शर्त रखता है कि प्लेन को 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाए और अपनी तीसरी शर्त में वह कहता है कि प्लेन को 1000 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम उड़ाए। लगभग 7:36 पे लैंड के 2 घंटे के बाद प्लेन रेनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। प्लेन बोइंग 727 के उड़ान के लगभग 5 मिनट के बाद डैन कूपर टीना मैक्लो से पूछता है कि प्लेन की एयर स्टेज कैसे खुलती है। यह जान लेने के बाद कि एयर स्टेज कैसे खुलती है, वह टीना मैक्लो को भी अपने बाकी साथियों के साथ कॉकपिट में जाने के लिए कह देता है। 8 बजे के करीब एयर स्टेज खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलती है और लगातार प्लेन में एयर प्रेशर चेंज हो रहा था। इसी वजह से कैप्टन विलियम इंटरकॉम के जरिए कूपर से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वह कोई जवाब नहीं देता। इसके लगभग 10 से 15 मिनट के बाद कॉकपिट में बैठे सभी लोगों को एक बहुत तेज झटका महसूस होता है, जिसकी वजह से वह थोड़ी देर के लिए उनके कान सुन्न हो जाते हैं। 10:15 पे खुली एयर स्टेज के साथ बोइंग 727 रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें बाद में पता चलता है कि कूपर वहां से भाग चुका है। उसके बाद प्लेन की चेकिंग की जाती है, जिसमें कूपर की टाई का क्लिप और उसके मंगवाए 4 पैराशूट में से 2 पैराशूट बरामद होते हैं। वो अपने साथ सारे सबूत ले जाता है। उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट से मंगाया गया ऑर्डर के रेपर्स वगैरह भी वो अपने साथ लेके जाता है। इसका मतलब था कि वो सिएटल से रेनो के बीच पैराशूट पहनकर रात के अंधेरे में कहीं कूद गया था। मगर सवाल यह था कि वह कूदा कहाँ था, क्योंकि उसको प्लेन के मेंबर्स में से किसी ने कूदते हुए नहीं देखा और न ही फ्लाइट जेट्स ने, जो कि प्लेन के ऊपर और नीचे उड़ रहे थे। उसके बाद प्लेन के मेंबर्स द्वारा यह बताया जाता है कि लगभग रात के 8:13 पे प्लेन में एक झटका महसूस हुआ था। शायद उसी वक्त वो प्लेन से कूद गया होगा। इस टाइमिंग के हिसाब से जिस रूट पर प्लेन चल रहा था उसका नाम विक्टर 23 था। तो इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से वह जिस जगह पर कूदा था वह जगह पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर उत्तर की तरफ थी और यह जगह एरियल वॉशिंगटन और ल्यूइस नदी के आसपास थी। डैन कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जेक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे लोगों के हिसाब से उसका स्केच बनाया जाता है। लैंड किए जाने वाले एरिया में कई किलोमीटर तक जंगल और नदियों में उसकी खोज महीनों तक चलती रहती है। एरिया के आइट साइड के घरों की चेकिंग भी की जाती है, पर ना तो उसका और न ही उसके पैराशूट का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है और एक न्यूज़पेपर गलती से डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख देता है और यह नाम लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा। इसी तरह एक न्यूज़पेपर की गलती की वजह से डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब बहुत खोजों के बाद भी कूपर का कोई पता नहीं चला तो लोग ये मानने लग गए कि प्लेन से कूदने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी, पर उसकी मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि ना ही कूपर की लाश मिली और ना ही उसका पैराशूट और ना ही पैसे मिले। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 कोलंबिया नदी के किनारे 8 साल का ब्रायन इनग्राम नामक बच्चे को जब वह नदी के किनारे गड्ढा खोद रहा था तो उस गड्ढे में उसे $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने की वजह से उनकी हालत बहुत ही खस्ता हो गई थी। उन नोटों के सीरियल नंबर देखने पर यह पता चल चुका था कि ये वही नोट थे जो उस रात कूपर को दिए गए। उसके बाद FBI को लगा कि यह केस अब सोल्व हो जाएगा, पर इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। यह नोट जहाँ मिले उस जगह का नाम टीना बार था और टीना बार और उस जगह से 27 किलोमीटर दूर थी जहां पर कूपर ने छलांग लगाई थी। तो क्या DB कूपर खुद वहां पर गया था या फिर यह नोट किसी और को मिले थे जिसने इन्हें वहां पर छिपा दिया था? यह सब FBI को पता नहीं चल पाया। यह सब चलते चलते साल 2011 आ गया। FBI ने 1000 से ज्यादा सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया था, पर FBI को कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से इन सभी को उसे छोड़ना पड़ा। इसलिए साल 2011 तक इस केस की इतनी फाइलें बन चुकी थी कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो उनकी हाइट लगभग 40 फीट हो जाएगी। FBI ने जितने भी सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया था उसमें से एक सस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसका नाम था रिचर्ड फ्लोए मकॉय जूनियर। कूपर के गायब होने के लगभग 4 महीने बाद ही 7 अप्रैल 1972 को रिचर्ड ने बिल्कुल कूपर के जैसे ही यूनाइटेड एयरलाइन के प्लेन 855 को एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल की मदद से हाईजैक कर लिया था। उसने भी एयरपोर्ट पर टिकट लेते टाइम नकली नाम का इस्तेमाल किया था। उसने भी 4 पैराशूट मंगाए थे और उसने भी अपना डिमांड कागज पर लिखा था। बस उसने $2 मिलियन की बजाय $5 मिलियन मांगे थे और उसने जिस एरोप्लेन को हाईजैक किया था वो भी बोइंग 727 था और वह भी एरोप्लेन से कूद गया था।
मगर इसके 2 दिन बाद ही 9 अप्रैल 1972 को FBI रिचर्ड मकॉय को पकड़ लेती है और सभी को लगता है कि वही कूपर है। पर एक चीज उसे कूपर साबित करने में आड़े आ रही थी और वह थी उसकी उम्र। 1971 में जिस दिन कूपर ने यह प्लान हाईजैक किया था, उस दिन रिचर्ड की उम्र 29 साल थी और चश्मदीदों के हिसाब से कूपर की उम्र 45 से 50 साल के बीच थी। उसके 2 साल बाद ही पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 1974 में गोली लगने से रिचर्ड की मौत हो जाती है और इसी के साथ सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। आज भी यह मिस्ट्री है कि कूपर उस रात कहाँ गया और FBI ने 2016 में यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए कि उसने अपनी सारी कोशिश कर ली पर वो कूपर को नहीं पकड़ पाए। और आज भी 50 साल बाद 2022 में भी यह पता नहीं चल पाया DB कूपर कौन था और उस रात के अंधेरे में वो प्लेन से कूदने के बाद कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।